देखो बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जो सिलेबस कंटेंट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो क्या क्या है। तो जो सिलेबस है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का, वो देख लेंगे एक बारी। सबसे पहला चैप्टर जो आता है हमारा फाइनल अकाउंट का आता है। सेकंड चैप्टर जो आता है वो एक एनपीओ का आएगा। थर्ड चैप्टर जो आएगा हमारा डेप्रिसिएशन का आएगा। फोर्थ चैप्टर आएगा बेटा किसका, माइक कौन है, एक सेकंड। डेप्रिसिएशन का आएगा। फोर्थ चैप्टर जो हमारा आएगा वो आएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा आएगा हायर परचेज। सिक्स चैप्टर आएगा हमारा इनलैंड ब्रांच। जिसको हम अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस ही बोल सकते हैं। सेवन चैप्टर आएगा हमारा डिसोल्यूशन। देखो बेटा, ये हमारा जो कंसेप्ट है ये हमें पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। और एट्थ जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसकी बाद में करेंगे। अब दिमाग में तुम्हारे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब चैप्टर तुमने पढ़ रखे पहले से, तो फाइनल अकाउंट को दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है। बेटा सीधी सी बात बताऊंगा, फाइनल अकाउंट तो जो तुमने पढ़ा है वही है, सेम ही, अलग नहीं है। लेकिन होगा क्या, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होगी वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। पहली बात, सेम कहानी एनपीओ में क्या होगी, उसकी एडजस्टमेंट्स होगी, थोड़ी डिफरेंट भी होगी, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के भी कंसेप्ट उसके अंदर आ सकते हैं। डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। इसके अंदर एक कंसेप्ट चलता था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आजकल वो कंसेप्ट खत्म होकर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बन गया है। तो कुछ चेंजेस है छोटे छोटे से, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपने कभी नहीं पढ़ा, तो एग्जाम में समझ लेना क्वेश्चन तुम्हारे कहां से आ सकता है। हायर परचेज आपने कभी नहीं पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पूरे एग्जाम में। सेकंड टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांच, हायर परचेज ब्रांच डिसोल्यूशन। जितना आपने 12th क्लास में पढ़ा था उतना तो पढ़ना ही हमें, और एग्जाम में वो नहीं आता, बस वो बेसिक था। हमें उसके बाद की मेन सारी कहानियां पढ़नी जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि डिसोल्यूशन में आप लोगों ने सिर्फ सिंपल सिंपल डिसोल्यूशन पढ़ी कि फर्म बंद हुई, अकाउंट बना लिया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैक्सिमल पॉसिबल लॉसेस क्या होते हैं, सेल ऑफ अगर कंपनी बेच देता तो उसके अंदर क्या होता है। तो ये चार पांच चीजें जो एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें जो आता है वो है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, तो उसके बेस पे तुम्हें डिसोल्यूशन बनाना होता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो आप समझ लो जो तुम्हारा एग्जाम जो बनता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पैटर्न में या तो क्वेश्चन 55 मार्क्स का होता है या तो 75 मार्क्स का होता है। मैं ये दो बातें क्यों बोल के चल रहा हूँ, काफी बार कॉलेजेस क्या करते हैं, वो 55 मार्क्स के एग्जाम देते हैं 11x5, मतलब 5 क्वेश्चन 11-11 मार्क्स के। तो जिसके अंदर क्या हो जाएगा, 11-11 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 75 हो गए। या तो और ज्यादा क्या हो सकता है, 10x5 50, 5 मार्क्स की थ्योरी। इसमें भी सेम कंसेप्ट, 14x5 70, 5 मार्क्स की थ्योरी। और ज्यादातर क्या हो सकता है, मैक्सिमम थ्योरी 15 नंबर की आती है, वो भी चॉइस में आती है। ठीक है, वो सारा पेपर का पैटर्न है तुम्हारा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और चीज देखते हैं हम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, भैया मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल पेपर का फॉर्मेट जो है पैटर्न चेंज हो जाता है हर साल। तो अब क्या है, फिर भी हम देखते हैं जो पैटर्न यूज होता है, इन दोनों में से चॉइस आती है, फाइनल अकाउंट और एनपीओ के अंदर चॉइस आती है। तो अगर आप सोचें 10 दोनों में से कोई एक कर ले तो हो जाएगा क्लियर, एक छोड़ सकते हैं हम, सोचने की बात देखा जाए। बट एक्चुअल में क्या होता है, इन्होंने बीच में इसके और इसके बीच में चॉइस दे दी। ठीक है, अब बच्चा क्या छोड़ेगा। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है कि चॉइसेस खत्म कर दी गई है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये वाले, तो ये समझ लो इन तीन में से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बच गया कितना क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन इन चैप्टर में से आ सकते हैं, अब चारों भी दे सकते हैं वो। चारों कैसे बेटा, वो भी सुन। 8 मार्क्स का ये, 7 मार्क्स का ये, 8 मार्क्स का ये, 7 मार्क्स का ये। समझे में, 2 क्वेश्चन बचे थे 30 मार्क्स के,
इन्होंने क्या करा 8787 डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास टॉपिक बहुत कम है, ओनली 7 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और 7 टॉपिक एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ते रहना, आपको चीजें समझ आती रहेगी। ठीक है, मैं अभी फाइनल अकाउंट नहीं स्टार्ट करवा रहा क्योंकि आप लोग सोचेंगे सर पहले से पढ़ रखा है, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर जिसका नाम क्या है, हायर परचेज सिस्टम। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों को बातें समझ आ गई? अनुभव, देव, हरगुण, हर्ष, कुणाल और एक और बच्चा कौन है? ये सर ये समझ गए यहाँ तक हम। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। एक और चीज बता रहा हूं, जैसा अभी आप लोग सोच रहे थे कि बुक्स के लिए सर कौन सी बुक प्रेफर करें। बेटा देखो, अगर आप बुक नहीं भी खरीदोगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं क्लास में आपको नोट्स दूंगा ही दूंगा। फिर भी आप खरीदना चाहते हो तो जेआर मोंगा परचेस कर सकते हो। ठीक है, वरना आप सब जेआर मोंगा मत खरीदना, क्योंकि कारण बता देता हूं। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज के हैं तो कॉलेज में जो बुक की प्रेफरेंस होगी वो आपको खरीदना पड़ेगा, समझ रहे, कॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे इसमें एसओएल से हैं या फिर कोई दूसरी जगह से हैं, जिनके कॉलेज में जेआर मोगा चल रही है या फिर एसओएल में है, तो वो जेआर मोगा परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग टीचर पढ़ाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग से बुक यूज करवाता है। ठीक है, बट मैं भी यहाँ पर जेआर मोगा ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं और हमारे लिए समझने में भी आसान होते हैं। क्लियर बेटा पॉइंट? और बाकी आप लोग जो भी बुक्स अप्लाई करोगे अपने कॉलेजेस में, कभी कोई डाउट आता है उस बुक्स के अंदर सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्लास में उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हायर परचेस के बारे में, ध्यान से देखेंगे। तो डालेंगे हेडिंग, आप चैप्टर 1 के नाम से डालिए, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता क्या है, उस फंडे को समझो। होता क्या था, पहले के जमाने में इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं था। पहले के जमाने में हायर परचेज था, जो आज भी कभी कभार चलता है। छोटी मुझे बात बता, सिद्धार्थ नाम बताया बेटा तूने, सिद्धार्थ मुझे ये बता कि अगर कोई, तूने कहीं से गाड़ी परचेज करी, तूने गाड़ी की 1 किस्त दी, 2 किस्त दी, 3 किस्तें दी, ईएमआई पे करी, आगे तू पे नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगी कंपनी? गाड़ी ले जाएगी, यही कहना चाहता है बेटा। अमन बताया तूने नाम, अमन मुझे बता, अगर तूने फोन खरीदा, तूने 1 इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 2 नहीं दी, 3 नहीं दी, फिर क्या करेगी कंपनी? किसने बोला है? फोन लेके थोड़ी ना जाएगी, फोन कैसे लेके जा सकती है? अब यहां पर पॉइंट समझना, सर हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में यही डिफरेंस है जो तुम दोनों बता रहे हो। फोन की ईएमआई कभी भी नहीं भरोगे आप तो कंपनी फोन नहीं लेके जाएगी, क्योंकि फोन की रीसेल वैल्यू 0 होती है, बट कार की रीसेल वैल्यू कुछ तो होती है। अब समझो मेरी बात को, यहां पर एक एग्रीमेंट बन रहा है किस किस के बीच में, 2 कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बना, और हमने क्या दिया, डाउन पेमेंट दी। क्या दे दिया मैंने? डाउन पेमेंट दी। मैं कार खरीद रहा हूं, मैंने कार की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और मैंने डाउन पेमेंट दे दी, उसने मेरी ईएमआई बांध दी। क्या बांध दी? ईएमआई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 10। हायर परचेज सिस्टम कहता कि जब तक आप हमें अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तब तक उस चीज के ओनर आप नहीं कहलाओगे। दोबारा सुनना सारे बच्चे, हायर परचेज सिस्टम क्या कहता कि जब तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो बनी हुई है, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तब तक आप उस चीज के ओनर नहीं कहलाओगे। तो मुझे बता, कंपनी मुझे गाड़ी की ओनरशिप दे रही है या फिर पोजीशन दे रही है? पोजीशन दे रही है। किस केस में? हायर परचेज के केस में। तो हायर परचेज में क्या हुआ, पेमेंट 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 पेमेंट, और जिस दिन ये वाली पेड कर दी इंस्टॉलमेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर टू बायर। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, तुमने ये पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पेमेंट नहीं करी। जैसे ही आपने पेमेंट नहीं करी तो होगा क्या, कंपनी आएगी और यहां से अपनी जो कार होगी वो मांगना शुरू कर दी
और वो लेके चली जाए। तो हायर परचेज सिस्टम क्या कह रहा है, सारी बातों को समझ लेना, कि अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट देने से फेल हो जाते हो तो उस कंडीशन में जो भी गुड्स आपको दिया होगा हमने, वी विल रीपोजेस देम। हम क्या कर लेंगे, उसको रीपोजेस कर लेंगे, मतलब कि जब्त कर लेंगे वापस, हम वापस अपने पास ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि आपके पास इसका मालिकाना हक नहीं था, आपके पास ओनरशिप तो थी नहीं। जब मालिक ही मैं हूं तो भैया फिर तू अगर नहीं देगा तो तेरे को मैं कैसे वापस करूंगा सामान तेरा। पॉइंट क्लियर हो रही है मेरी बात? अब इसी के बेस पे अगर दूसरी बात समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर अगेन मेरा एग्रीमेंट हुआ और मैंने क्या दे दी, डाउन पेमेंट दे दी। मान लेते यहां पर मैंने एक टीवी लेके आया, एलईडी लेके आया, ठीक है, पेमेंट कर रहा हूं, 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 यहां पेमेंट हो गया और मुझे यहां क्या मिलता है पता है? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब मुझे बताओ, आप लोग शोरूम गए होंगे टीवी टूवी खरीदने के, टीवी की तुमने पेमेंट नहीं दी, तुमने ईएमआई बनाई, वो टीवी का मालिक कौन? तुम लोगों को मालिक दे देता वो। मतलब कि इन हायर परचेस सिस्टम स्टार्टिंग में क्या ट्रांसफर होती है? पोजेशन। लेकिन इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या ट्रांसफर होती है? ओनरशिप के साथ पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाती है। तो मतलब वो क्या कह रहा है, मालिक भी तुम, सामान भी तुम्हारा। अगर तुमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो हम तुम पर क्या कर देंगे, केस कर देंगे। किस चीज के लिए? अपने अमाउंट के लिए, अपने अमाउंट के लिए। अब दोनों में डिफरेंस समझो। हायर परचेज ने क्या बोला कि तुम लेके जाओ, यूज करो, कोई मतलब नहीं है, तुम जब आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे ओनरशिप तुम्हारी। इंस्टॉलमेंट क्या कहता, ये लो जिस चाबी पकड़ो, सामान पकड़ो तुम्हारा, तुम अगर पैसे नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, हम केस करेंगे, तुमसे पैसे मांगेंगे, ठीक है। और हमने बोला सर अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दे तो कहता ओनरशिप तुम्हारी, ओ मतलब एनओसी दे देंगे तुम्हें कि अब इसके ऊपर हमारा कोई भी हक नहीं है, तुम फ्री होल्ड हो गए एक तरीके से। समझे मेरी बात? अब किसी ने अगर कार या बाइक उसमें खरीदी हो, ईएमआई में हो, तो वो एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, ध्यान समझना, आपको समझ आ जाएगी ये बात। देव, हरगुण, हर्ष, किसी ने बेटा स्कूटी, बाइक, कार या इंस्टॉलमेंट में खरीदी है? कभी गए हो साथ में फादर के? ये सर लैपटॉप लिया हूं मैं। लैपटॉप लिया था। अब देख, लैपटॉप इसने लिया, वहां पर खोल के सब कुछ दे दिया, पकड़ो जी सामान। तो लैपटॉप में क्या दे दिया उसने, ओनरशिप भी दे दी। लेकिन जब गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी की कितनी चाबियां होती है? 2 चाबी होती है हर गाड़ी की, चाहे वो कार हो, बाइक हो, ट्रक हो। तो जब भी आप उसमें लोगे ना इंस्टॉलमेंट पे, तो वो एक की देता है, वो एक चाबी देता है आपको, एक चाबी दे देगा। जैसी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी वो जाएगा, आप एंड में एनओसी दे देगा और आपको चाबी पकड़ा देगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हमें कौन सा पढ़ना है बेटा? पढ़ने तो हमें दोनों ही है, दोनों की अकाउंटिंग भी एक जैसी होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि भैया ये कौन सा हायर परचेज है और कौन सा इंस्टॉलमेंट में। काफी बार ऐसा लिखा होता है कि हमने इंस्टॉलमेंट में खरीदा, लेकिन है तो दोनों ही किस्तें, इंस्टॉलमेंट इसमें ही बन रही है, इसमें ही बन रही है, बस फर्क क्या रहा, उसकी ओनरशिप नहीं गई इसके अंदर, इसके अंदर ओनरशिप भी चली। क्लियर? तो पुराने जमाने में तुमने देखा था ना कि लोग, कोई मूवी देखी होगी कि बंदे ने नहीं दिया, गाड़ी उठा के ले आया, ट्रक उठा के लिया है। लोग पहले जमाने टीवी भी उठा के ले आते थे, क्योंकि पहले कौन नहीं था, पहले बैंक नहीं थे। आजकल तुम कहीं पर भी जाओ, बैंक बैठा रहता है, हाँ जी चाहिए ईएमआई पर, आओ जी ले जाओ हमसे, आओ जी हमसे ईएमआई पे ले जाओ। अब वहां क्या होता है, देयर आर 3 पार्टीज। अब मेरी बात को समझना सारे बच्चे, मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गई। मैं ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा, ठीक है? अब मेरी बात को समझो। ये देव गया सामान लेने के लिए किसके पास? मान लेते हैं ये एक शोरूम है, ओके। ये गया कि मुझे सामान चाहिए ईएमआई पे। तो मुझे बताओ, ईएमआई पे अगर इसने लैपटॉप लिया तो बेटा देव मुझे ये बता, ये जो लैपटॉप बेटा तूने लिया है, ये एग्रीमेंट तेरा और कंपनी का बना है या जिसके थ्रू, बैंक के थ्रू तूने ईएमआई बनवाई है उसके साथ बना है? बोल बेटा। ये सर बैंक के थ्रू बना है, क्योंकि बैंक कंपनी ने बैंक से पहले ही डिडक्ट कर लिया है 55,000। यस, इसका मतलब क्या हुआ, पहले के जमाने में क्या होता था, ये जो बैंक वाला बंदा तो होता ही नहीं था ना वहां पर,
हम जाते थे दुकान, भैया सामान दे दो, वो बांध देता था किस्ते, नहीं देते घर आके लैपटॉप ले जाता हूँ। लेकिन आजकल कंपनी क्या बोल रही है, भाई मुझे तेरे से मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब है, पैसे से मतलब है। इसने बैंक को बोला हाँ भाई बैंक तू दे रहा है क्या, इसने कहा, बैंक ने इसके लैपटॉप की पेमेंट कर दी। अब बैंक, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट बन गया। अब बताओ इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट बना, वो गुड्स के रिलेटेड बना या मनी के रिलेटेड बना, बोलो। लिमिटेड बनेगा सर। मनी के रिलेटेड बना ना, क्यों, गुड्स तो खत्म हो गया भाई, गुड्स का तो पैसा लेन देन हो गया। तो बैंक इसको क्या कहता है कि भाई तेरे से इतने पैसे लेने हैं, मैं तेरे को सामान उधार नहीं दे रहा, मैं तेरे को पैसा उधार दे रहा हूं। तो अब खुद सोचो, अगर देव ईएमआई नहीं भरता लैपटॉप की, तो क्या बैंक लैपटॉप लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। वो तो सिर्फ पैसे के लिए करेगा, फिर डेली फोन आएगा कि भैया किस्त दो किस्त दो किस्त दो, वरना वो नोटिस भेज देंगे कोर्ट। क्लियर पॉइंट। तो ये सारा सिस्टम किसके अंडर आ गया, इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर। क्लियर। एक और समझे ऐसा एग्जांपल, यस सर। तुम्हें ये बात क्लियर होगी कि आगे समझते हैं। बेटा कभी किसी ने होम लोन लिया है, सुना है होम लोन के बारे में? अब होम लोन किससे मिलता है, बैंक से मिलेगा। तो बैंक वहां क्या करती है, जैसे मान लो ये घर खरीदना है मुझे, ठीक है, यहां पर ये बी पर्सन है, बी ने घर देखा और क्या लेने गया, घर। इसने कहा पैसे नहीं है, ये गया बैंक के पास, इसने कहा बैंक भैया पैसे उधार दे दो, मुझे घर खरीदना है। तो ये कहता, बैंक कहता भाई तेरे को दे तो दूंगा, पैसा भी तो कितना मोटा है, तो एक काम कर, तू घर के कागज रखवा दे और उसके बदले पैसा ले ले। कहता अभी तो घर मेरे पास आया ही नहीं है, मेरे पास भाई घर का तो मालिक मैं बना ही नहीं हूं, कागज कहां से दूं, कौन सीधी सी बात है। तो बैंक इसको बोलता तू टेंशन मत ले, बैंक क्या करेगा, जो इसका ओनर होगा ये पेमेंट क्या करेगा, इसके थ्रू और इसके थ्रू करवाएगा। जैसे ही इसने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दिए, इसकी कॉपी इसके पास आ जाएगी। बस ये क्या कर सकता है, रह सकता है घर में, कब तक, जब तक ईएमआई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मुझे बताओ, अगर बी ईएमआई पे नहीं कर सका तो बैंक क्या करेगी, घर ले लेगी। समझ गया, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में फर्क क्या है। तो जहां पर गुड्स के बदले पैसा दिया, वहां पर गुड्स जब्त कर सकते हैं, लेकिन जहां पर अमाउंट के बदले अमाउंट दिया, वहां कुछ नहीं हो सकता, वहां सिर्फ क्या होगा, केस ही चलता है, नोटिस चलता है। सबको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है, 3-4 टॉपिक पढ़ने, ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा पढ़ना है अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर। और तीसरा पढ़ना है हमें कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल एंड फुल रिपोजिशन। अब बात को समझना, हम ब्याज पे लेके आ रहे हैं ना, क्या लेके आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। तो वो जो कॉस्ट है, वो जो डाउन पेमेंट है, उस पे ब्याज कितना लगना है, इसके ऊपर कुछ 4-5 केसेस है जो इसके अंदर सीखेंगे। क्योंकि हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं, नए कि पुराने? इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पुराने जमाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर पुराना बना हुआ ना, हायर परचेज पहले चलता था, आजकल नहीं चलता। आजकल तो लोग सीधा कैश की बात ही करते हैं। समझ गया मेरी बात? अकाउंटिंग पढ़नी है हायर परचेजर और वेंडर के। हायर परचेजर और वेंडर कौन है वो भी समझा देता हूं। हु परचेज गुड्स इन हायर परचेज, जिसने हायर परचेज पे गुड्स परचेज किए, मतलब ईएमआई पे गुड्स परचेज किए। तो जिसने गुड्स परचेज किए उसको क्या बोलेंगे, हायर परचेजर। और जिसने बेचा उसको क्या बोलेंगे, हायर वेंडर। तो हु सोल्ड गुड्स इन हायर परचेज सिस्टम, हायर वेंडर। क्लियर?
तो इन दोनों के बीच की जनरल एंट्री या अकाउंटिंग कैसे होगी वो देखेंगे हम। कैलकुलेट करना सीखेंगे पार्शियल और फुल रिपोजिशन। इसका मतलब क्या समझाता हूं। सोचो बड़े बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करते होंगे तो मशीन एक लगाते हैं कि बहुत सारी लगाते हैं? बहुत सारी लगाते होंगे। तो मतलब वो 50 मशीनें किस पे खरीद के लेके आए? ईएमआई पे या हायर परचेज पे खरीद के लेके। मैं किस्तें भर रहा हूं। मैंने एक किस्त नहीं दी। अब बंदा आ गया कि सामान लेके जा रही, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैंने तो अभी तक इतना पैसा भरा है, तो आप सारा मत लेके जाओ, आप कुछ एडजस्ट कर दो कि जितना भी मेरा पैसा भरा गया है शायद इसमें से कुछ मशीनें तो मेरी हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 गाड़ी खरीद के लेके आया, मान ले दोनों गाड़ी 1-1 लाख रुपए की, मैं अब तक टोटल 1 लाख भर चुका हूँ। कितना भर चुका हूँ? तो इसका मतलब एक गाड़ी का मालिक तो बन गया ना। मैं कहा सर देखो कुछ एडजस्ट कर दो, जो भी बचा कुछ होगा दे दूंगा। तो उसको कहते हैं पार्शियल रिपोजिशन। तो कंपनी क्या करेगी, एक गाड़ी ले जाएगी और एक गाड़ी रख जाएगी। वो बोलेगी भाई देख तेरा हिसाब 10,000 का बन रहा है, तो 10,000 मुझे और दे दे, एक गाड़ी रख ले। तो उसको बोलेगा पार्शियल रिपोजिशन। फुल मतलब हमने कहा हमें नहीं पता, सारा कुछ दे दो। फुल रिपोजिशन, ठीक है। ये हमें 3 किस्से पढ़ने हैं, क्लियर। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा कहां से होगा? अकाउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट से। बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान समझेंगे। शुरू करते हैं आओ। तो बेटा यहां तक किस किस को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ गया? चल क्यों रहा। रिवर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट? हाँ बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कॉस्ट के ऊपर। अभी सब बताऊंगा, इसी को टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी डिटेल दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देव, हरगुण, हर्ष, कुणाल, समझ आया बेटा आप लोगों को? और राज? यस सर। आओ बेटा आगे चले। देखो आओ बेटा फर्स्ट डालते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन आउटस्टैंडिंग कॉस्ट प्राइस। हम इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालेंगे? कौन सी कॉस्ट प्राइस पर? आउटस्टैंडिंग कॉस्ट प्राइस। आउटस्टैंडिंग का मतलब बची हुई। भैया मेरी हिंदी की स्पेलिंग बड़ी वीक है, तो अब समझ जाना। मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। बची हुई, या फिर आप लोग लिख लेना रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो इस पे कुछ केसेस हैं, तो ये नोट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, इस चैप्टर का पूरा नोट्स। तो अभी मेरे पास पीडीएफ है, उसके तौर पे देखते हैं फटाफट से। केस 1 केस स्टडीज के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। केस 1 केस 1 में क्या होगा? आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, टोटल कैश प्राइस गिवन होगा और हायर परचेज प्राइस गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में वो क्या गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, टोटल कैश प्राइस भी गिवन है और हायर परचेज प्राइस भी गिवन है। तो यहां पॉइंट रहता है सर हायर परचेज प्राइस क्या होता है। बात को समझना, सिंपल सी बात समझाता हूं। तुम मार्केट में एक चीज लेने गए, कहता है 100 रुपए की चीज है, तुमने कहा उधार चाहिए और इसका पैसा मैं दूंगा 1 महीने के बाद, तो वो क्या लगाएगा उसके ऊपर? इंटरेस्ट लगाएगा ना। तो जो भी कैश प्राइस होगी, अगर मैं उसमें इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो वो क्या निकल के आ जाएगा? हायर परचेज प्राइस। एनी डाउट? तो हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होगा? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस, ठीक है। और इसमें हमें निकालना क्या होगा? एलोकेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट मनी बिटवीन इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। इंटरेस्ट एंड
कैश प्राइस। इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ ही गिवन है। क्या गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, टोटल कैश प्राइस भी गिवन है और हायर परचेज प्राइस भी गिवन है। बस आपको ये बताना है कि जो पहली किस्त गई मेरी उसके अंदर असल कितना और ब्याज कितना। ये वर्डिंग सुनी भी होगी नॉर्मल लाइफ में कि भैया असल और ब्याज। तो यहाँ पर भी मतलब क्या, मान लो तूने पहली किस्त भरी, घर खरीदा 10,000 रुपए, उस 10,000 में प्रिंसिपल अमाउंट कितना और इंटरेस्ट कितना, तुम्हें ये कैलकुलेट कर। क्लियर? तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट इसके ऊपर। हमें गिवन किया, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ क्वेश्चन को अभी, तो हमारे पास है। अच्छा पहले इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? एक फटाफट सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। और बेटा सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को ये केसेस नहीं समझ आए, पूरा चैप्टर नहीं समझ आएगा। और ये है बहुत आसान चीज, क्योंकि हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यही कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को। और ये भी बता दूं, एग्जाम में इसकी कैलकुलेशन का कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इसके बिना क्वेश्चन होगा भी नहीं। ठीक है? फैन चला दूं क्या? डन बेटा? बच्चों लिख लिया? देखो बेटा एक और चीज बताता हूँ, ऑनलाइन में भी समझ आता है अच्छी तरीके से, लेकिन ऑनलाइन में समझने के लिए बेटा रिप्लाई भी करना पड़ता है। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे क्या पता कौन सो रहा है और कौन बैठा हुआ है, कौन जाग रहा है, हैं? तो देखो बेटा इसका एग्जांपल, तो आपको गिवन है कैश प्राइस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में आएगा पूरा स्टेटमेंट वाइज। कैश प्राइस गिवन है यहां पर आपको 74500 का, और जो आपका इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंटरेस्ट इक्वल टू 5% पर एनम, और इंस्टॉलमेंट गिवन है आपको 20,000 रुपीस, 20,000 पर ईयर। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है आपको। ठीक है? इंटरेस्ट 5% गिवन है, 20,000 तुम्हें इंस्टॉलमेंट गिवन है, कैश प्राइस तुम्हें बता दिया, और वेंडर जो है 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आपको सिर्फ क्या पता लगाना है कि ये जो 20,000 की इंस्टॉलमेंट जा रही है, इसके अंदर ब्याज कितना लगा हुआ। अब मेरे सारे बच्चे मेरी बात को सुनना, क्वेश्चन में ये आ गया, अब पता क्या लगाना, फिर हमें खुद सोचो, एक दिमाग लगाओ। अभी तो मैंने बता दिया केस 1 ये है, अब लॉजिकली समझो। कैश प्राइस आपको पता है, ब्याज आपको पता है, उसने कहा भाई हर साल के आखिर में 20,000 दे दियो, तो वो जो 20,000 दे रहा है, तो आखिरी में आप लोग एक कैलकुलेशन करके सोचो कि ये चीज मुझे महंगी पड़ी कि सस्ती पड़ी। बताओ। इसमें एक और चीज लिख लेना है, डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट भी लिख लो ₹20,000। मेरा सारे बच्चों से क्वेश्चन है, सारे बच्चों से, मैं जो सामान खरीदने गया उसकी कीमत है 74,500 रुपए, 74,500। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को 20,000 की 3 किस्तें देनी है और डाउन पेमेंट 20,000 की दे दी है मैंने, तो ये सामान मुझे महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा? और अगर महंगा पड़ा तो कितना पड़ा, सस्ता पड़ा तो कितना पड़ा? जल्दी से। महंगा पड़ा सर। महंगा पड़ा। एक मिनट बेटा, मैं कैलकुलेटर ले लूं। कैलकुलेटर यहाँ पड़ा है क्या? तू कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहा है भाई?
दे कैलकुलेटर दे। अच्छा, आप लोगों को कैलकुलेटर भी खरीदना है, कौन सा खरीदना है वही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और उसको कैसे चेक करोगे कैलकुलेटर सही है कि खराब है वो बताऊं। बेटा यही होगी 2 तारीख। देखो बेटा, मार्केट में जब भी कैलकुलेटर लेने जाओगे तो आपको एक चीज चेक करनी है उसके अंदर। कैलकुलेटर पहला तो 12 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। 12 डिजिट का मतलब जब बटन प्रेस करोगे तो ऊपर डिस्प्ले में कितने डिजिट आने चाहिए, 12। ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर 12 डिजिट आने चाहिए। पहली चीज ये चेक करोगे। दूसरी चीज, अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे, जो भी कैलकुलेटर मार्केट में खरीदोगे उसको डिवाइड करोगे ऐसे, 20 डिवाइड इक्वल टू प्रेस करोगे। अगर आंसर 0.05 आएगा तो कैलकुलेटर को परचेस कर ले। अगर इसका आंसर 1 आता है तो उस कैलकुलेटर को मत खरीदना, ठीक है। कितने वो चीज डिवाइड हो- है? बेटा दोबारा बता रहा हूँ, 3 चीजें आपको कैलकुलेटर में देखनी है। पहली चीज ये देखनी है कि वो 12 डिजिट का डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर उसमें 20 डिवाइड इक्वल टू करते हैं तो उसका आंसर 0.05 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरी चीज में ये भी चेक कर लेना जीटी का बटन है कि नहीं है। अगर ये 3 चीजें जिस कैलकुलेटर में होगी उसको परचेज कर लेना। तो बेस्ट एक कैलकुलेटर कैशियो का आता है, थोड़ा कॉस्टली आता है, 450 रुपीज तक का आएगा, वो बढ़िया रहता है। सस्ते में जाओगे तो सिटीजन का 512 कैलकुलेटर का मॉडल नंबर है, सिटीजन 512 100-150 रुपए में मिल जाता है, जो लोकल सा होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें देखोगे तो वो कैलकुलेटर सही रहेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर आपके अब से स्टार्ट होगा 6 सेमेस्टर तक यूज होना, ठीक है। तो अब तुम सबने बताया सर चीज तो महंगी पड़ी, सच्चाई है चीज महंगी पड़ी। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, मैंने निकाला हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा हमने, कैश प्राइस प्लस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस कितना है 74,500, इंटरेस्ट कितना है 5% है। अब 5% किस पे निकलेगा, कैश प्राइस पे निकलेगा। अब देखो एक चीज, तो मैंने यहां निकाला 74,500 मल्टीप्लाई 5%, 74,500 मल्टीप्लाई 5%। तो बेटा ये आ रहा है 3725। कोई लिखेगा नहीं, मैं अभी गलत करवा रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं। मैंने इसको प्लस किया तो वैल्यू कितनी आई, ये तो कुछ समथिंग ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आई ना। लेकिन हायर परचेज प्राइस कितनी बन रही है 20,000 प्लस 20,000 की 3 किस्तें, तो टोटल मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूं 80,000 की ना। तो ये तो कैलकुलेशन गलत होगी। तो कभी भी डायरेक्ट मत निकालना एग्जाम में इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे निकलता है, इंटरेस्ट किस पे निकलता है, मैंने नोट लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। लेकिन ये तो मेन कैश प्राइस दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपने फॉर्मूला लगाया दिस प्लस इंटरेस्ट, यहां पर निकालेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू 80,000 माइनस दिस, 5500 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। कोई डाउट, ये बात समझ आ गई। दोबारा बता रहा हूं, हायर परचेज प्राइस 80,000 कैसे निकला, डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई। तो हायर परचेज प्राइस निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई। तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई 20,000 प्लस 20,000 इंटू 3, दैट इज 20 प्लस 60, 80,000। मैंने कहा भाई इस 80,000 रुपए के अंदर मेरा असल कितना है और ब्याज कितना है, नॉर्मल रेगुलर लैंग्वेज, असल है 74,500 और ब्याज कितना है 5500 रुपए, क्लियर। अब मुझे हर्ष बेटा एक बात बता, ये जो 5500 रुपए का ब्याज है वो कितने साल में दिया होगा, 3 साल में। भैया 3 किस्तें भर रहा तो 3 साल में दिया होगा ना। तो मुझे बताओ 3 साल में कितना कितना दिया होगा, मतलब पहली किस्त 20 की गई, उसमें कितना ब्याज दिया, दूसरी किस्त कितनी गई 20 की, उसमें कितना ब्याज दिया, तीसरी किस्त कितनी गई, उसमें कितना ब्याज दिया, वही कैलकुलेट करना है हमें। इक्वल तो ईएमआई अमाउंट बोल रहा है ना, उस पे ब्याज थोड़ी ना बोल रहा है, और ब्याज हमेशा बदलता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग में निकल रहा है। सब बच्चों को क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है,
बोलो Yes, sir. बच्चों। यस सर। अब आगे बताओ, अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है हमारी, जो मेन कैलकुलेशन है। तो मैंने क्या किया निकालने के लिए, टोटल कैश प्राइस कितने रुपए 74,500 माइनस डाउन पेमेंट कितने की 20,000 की, कितना बच गया 54,500, दैट इज माय आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आ गई। अब इस पे क्या करूंगा 5% ऐड कर दूंगा, तो 54500 मल्टीप्लाई 5%, तो यहां लिख रहा हूं प्लस इंटरेस्ट कितना 5%, जिसकी वैल्यू आई है 2725, प्लस कर दिया 57225, माइनस करूंगा क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है 20,000 की। कोई डाउट, पहली किस्त चलेगी, कितना पैसा बच गया 37,225, अगेन दिस द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, माइनस क्या करूंगा सॉरी प्लस इंटरेस्ट कितने 5%, तो इसका 5% निकाल लो 37,225 मल्टीप्लाई 5%, तो बेटा ये आ रहा है 1,861.25 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 1,861 हो गया, प्लस कर देंगे कितना हो गया ये 6,8093। कोई डाउट, फिर क्या कर दूंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा कितने की 20,000 की, कितना बच गया 19,086। कोई डाउट, अब मुझे बताओ तीसरी किस्त कितने की भरनी है 20,000 की, ये कितना है 19,086। अगर तुम थर्ड वाली पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो हमेशा वो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, देखो 1086 मल्टीप्लाई 5%, तो बेटा इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 954, 950 रुपए, तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, एक सेकंड बता रहा हूं, ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, यहां लिखोगे प्लस इंटरेस्ट और लिख देना बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। मेरा अगली ईएमआई कितने की है 20 की, 20 में से इसको माइनस कर दूं 19,086, तो ये कितना है 914 रुपए, पहले कितना आ रहा था 954, तो 914 रुपीज आ गया इंटरेस्ट, और यहां पर मैंने माइनस कर दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की 20,000 रुपए। कोई डाउट, ऐसा पूरा क्वेश्चन में क्या निकालना था कि हर जो ईएमआई भरी है उसमें ब्याज कितना है। तो देखो बेटा यहां कॉलम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, कैश प्राइस और इंटरेस्ट, पहली किस्त ये रही 20,000 की, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है 2225, तो मैं यहां लिख दूं 2725, सॉरी 2725। कोई डाउट, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा असल हो जाएगा, कैसे निकालूंगा असल 20,000 माइनस 2725, क्लियर। अगला क्या है 20,000, इसमें ब्याज कितना है 1861, तो यहां लिख दूं 1861, और यहां पर ब्याज कितना है 914 रुपए। कोई डाउट, तो शुरू करें, तो यहां पर देख लेते हैं फटाफट से, तो ये मेरा क्या आ गया 20,000 माइनस 914, ये तो हो गया 19,086, इसमें कितना हो गया 20,000 माइनस 1861, ये हो गया 18,139 रुपए, और ये हो गया 20,000 माइनस 2725, ये हो गया 17,000 ये। तो इसका मतलब आप जो किस्तें भर रहे थे, पहली किस्त में आपका असल कितना गया 17,275, ब्याज गया इतना, ये सब कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात आती है इन सब के जो ये जो काम किए, काम कहाँ आएगा, हमारा अगला टॉपिक क्या है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेजर और वेंडर, तो वहां पर हमें बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना कितना है असल कितना कितना है, तो बात की बात है। तो केस 1 सब बच्चों को समझ आया कि नहीं आया बताओ, एक बार केस फर्स्ट 1 हाँ बेटा बोल बेटा, एक बार बोल बेटा क्या फर्स्ट कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद एक बार समझाएंगे दोबारा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जहाँ पर दिए हैं। ठीक है मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बारी, मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा पहला केस ये था, अगर किसी भी क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कैश प्राइस या फिर हायर परचेज प्राइस गिवन होगी, तो आपको ये वहां पर निकालना पड़ेगा
कि जो भी आप किस्त भर रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट, जो भी इंस्टॉलमेंट भर रहे हो उसके अंदर ब्याज कितना है और कैश प्राइस कितना, ये निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे ही हमारा क्वेश्चन आया तो इसमें क्या पता चला, कैश प्राइस गिवन थी, इंटरेस्ट रेट गिवन था, इंस्टॉलमेंट गिवन था, डाउन पेमेंट गिवन था। तो मतलब हमारे पास हायर परचेज प्राइस गिवन थी, तो पहले हमने क्या कर लिया, हायर परचेज प्राइस निकाल लिया, जिसकी वैल्यू कैसे आई, डाउन पेमेंट प्लस ईएमआई 80,000 रुपये आ गई। फिर हमने 80,000 रुपये में से कैश प्राइस को माइनस कर दिया, मेरी वैल्यू क्या आ गई इंटरेस्ट की, 5500 रुपये, 5,500 रुपये। तो ये 5,500 रुपये हर किस्त के अंदर कितना कितना था वो पता लगाना था। और हमने अभी पढ़ा था कि इंटरेस्ट जो होता है किस पे निकलता है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। तो जैसे ही मैं पहुंचा अपने क्वेश्चन पे, मैंने कहा भैया मेरी जो कॉस्ट थी 74,500 की थी, जिसमें 20,000 का डाउन पेमेंट चला गया, तो मैंने कहा इतना बचा। तो जो लाला बैठा हुआ, तो लाला ने क्या बोला, भाई जितना तेरा बचा हुआ है इस पे 5% का ब्याज लगाऊंगा मैं। तो उसने इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करके लिख दिया। तो उसने बोला भाई तेरा इतना पैसा बच गया। मैंने कहा ले पकड़ 20,000 रुपए, 20,000 दे दिया। अब जो बचा वो क्या होगा, वो भी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा। तो जो बचा वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचा। फिर इसका 5% लगा दिया। लाला कहता भाई तेरा इतना पैसा बच गया। मैंने कहा ले पकड़ 20,000 रुपए। फिर क्या कहता, इतना बच गया। अब मैं इस पे 5% नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि ये 5% ज्यादा बैठ जाएगा। तो लाला ने क्या करा, इस 20,000 से इसको माइनस किया, जो डिफरेंस है उसको लिख दिया। क्लियर। अब पॉइंट हमारा ये आता है, ये जो किस्त यहां भरी है 20,000 की, ये जो किस्त यहां भरी है 20,000 की, ये जो किस्त यहां भरी है, कहां गया, यहां भरी है, इसके अंदर असल कितना है और ब्याज कितना है। तो करना कुछ नहीं है, जितना भी अमाउंट तुम्हें गिवन हो उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करके लिख दो। ये देखो आई बात समझ, 20,000 माइनस 2725, आंसर इज 172725। और इंटरेस्ट तो है ही है मेरे पास, 20,000 माइनस 1861, 1839, आंसर मेरे पास है ही है। 20,000 माइनस 914, बाकी आंसर मेरे पास है। समझ आया बेटा कि अभी भी समझ नहीं आया? तो लास्ट में हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल रहे हैं 914 रुपये। हाँ मतलब हाँ, वो क्यों निकाल रहे, क्योंकि बेटा अगर मैं 19086, देख अगर मैं 19086 का 5% निकालूंगा ना, तो लगभग 954 रुपए बन जाएगा। अब खुद हाँ सोच, इस पे अगर 954 रुपए जोड़ू तो कितना बन गया, ये 8 5 13 14, तो लगभग 20,000 40 रुपए। तो वहां पर क्या कस्टमर 40 रुपए फालतू देगा उसको, देगा ही नहीं, नहीं, मतलब ही नहीं बनता। कस्टमर तो बोलेगा भाई जब तेरे को पहले बताए थे मैंने कि 20,000 दे सकता हूँ, 40 क्यों दूं। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, आखिरी वाले में वो बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। क्लियर। ओके क्लियर। आई बात समझ बेटा, फटाफट से सॉल्यूशन को नोट कर लो, अगर नोट नहीं करा तो मेरे ख्याल से यहां से रह गया होगा, यहां से नोट कर लो जल्दी से। ये हमारा केस फर्स्ट था।
ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट पेज। अरे आप ठीक तीसरी पे क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, उससे पहले ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस फिर डाउन पेमेंट। पहला बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस लिख ले, चाहे टोटल कैश प्राइस बोल ले, और दूसरा है बेटा डीपी मतलब डाउन पेमेंट। ये दोनों अमाउंट सारे इंस्टॉलमेंट के, इंस्टॉलमेंट के टुकड़े करे हैं मैंने, ठीक है, याद रखना इसको। ये इंस्टॉलमेंट के टुकड़े में है, मैंने इसलिए बोला कि तू गलत कर रहे, देख इसको यहां से टिक टिक कर, जैसे याद रहेगा वरना भूल जाओगे। इंस्टॉलमेंट के सामने लिखना है उसको बिल्कुल। हो गया बेटा अमन? बच्चों नोट कर लिया आप सबने? बेटा हो गया आप सबका? अनुभव, देव, हरगुन, कुणाल, राज, बेटा नोट कर लिया आप सबने? यस सर। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। टाइमिंग को लेके बच्चों को काफी इशू है कि कॉलेज वाले बच्चों का टाइमिंग क्लैश कर रहा है। तो जो हमारा टाइमिंग होगा, क्या 6 o'clock चलेगा? 6 बजे। लेकिन 6 बजे जो टाइमिंग होगा वो अभी नहीं, मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, मंडे से। तो 6 बजे का टाइमिंग जो होगा मंडे से होगा, टाइम रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 6 बजे का टाइम। तो उसमें मेरे ख्याल से आपके कॉलेजेस भी खत्म हो जाएंगे और आप इजीली फिर आराम से आके क्लासेस ले भी सकते हैं। और बाकी कुछ भी इशू होगा तो हम टाइमिंग के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग जो आपको मैसेज मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाकी मैं इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाल दूंगा जिससे आप उसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। सर और बाकी कल जैसे ग्रुप में कोई पूछा था फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्लासेस कितने दिन होंगे हफ्ते में, एक बार बता देंगे बाकी को। हाँ मैं बता देता हूँ बेटा, देखो बेटा जो फीस होगी, फीस का तो आपको पता ही होगा, मैम से डिस्कस हुआ होगा फीस के बारे में। नहीं सर, डिस्कस नहीं हुआ अच्छा, जो है। फीस जो बेटा वो ऑफलाइन की फीस जो है वो 5000 फीस है, ठीक है। ऑनलाइन की फीस मेरे ख्याल से 4 के 4500 ऐसे कुछ फीस है।
रिकॉर्डिंग की भी सेम ही है, ऑनलाइन की जो है वो रिकॉर्डिंग की भी है। और प्लस आपका जो क्लासेस होगी वो हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन रहेगा। आज डेमो क्लास थी जिस वजह से 1 घंटे की क्लास ली मैंने, वरना जो क्लास होगी वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, 6 से 8 या फिर 6 से 7:30। इन केस हमें लगेगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो हमारी जो क्लासेस होगी वो संडे संडे भी होगी। संडे को भी जो टाइमिंग होगा लगभग 12 बजे से 2 बजे तक होती है क्लासेस। और बाकी चैप्टर के बाद टेस्ट वेस्ट वो तो नॉर्मल चीजें वो चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, ये 4.5 ठीक है। मंथली है सर? हाँ बेटा, बोल बेटा। मंथली है क्या सर ये जो? ना ना बेटा, पूरे कोर्स की, जब तक पेपर नहीं होते भाई तुम्हारे, अच्छा, पूरे कोर्स जब तक पेपर नहीं होते तब तक यही फीस है। पेपर खत्म, अगली क्लास में अगली फीस। यहाँ पर बेटा अब तेरी लाइफ में पर मंथ फीस नहीं आएगी, अब आएगा सीधा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, पर सब्जेक्ट की फीस पूरी कंप्लीट फीस होती है ये। ठीक है। अच्छा। अच्छा सर, हफ्ते में क्या बोला, 3 दिन क्लास? हाँ बेटा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, मंडे